बैठे हुए हैं, तिलक लगाए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ चबा रहे हैं। तो इनकी संस्कृति जो है, सुबह सुबह नहाए होंगे और ये पूजा किए होंगे और तिलक लगा दिए। अब ये किसकी पूजा किए? उनसे इन्होंने क्या मांगा? अभी हमारे जो साथी शिक्षक हैं वो कह रहे थे कि पिछले दिनों एक महामारी आई थी, कोरोना। सभी मंदिरों में ताला लग गए थे, सभी मस्जिदों में अजान नहीं हो रहा था, सभी गिरजाघरों में कोई जा नहीं रहा था। हम आंख नाक कान मुंह बांध करके निकलने की बहुत मुश्किल से हिम्मत कर रहे थे। ये सब क्यों था? हम ताली थाली दिया और बाती जला और बुझा रहे थे, घंटा बजा रहे थे, उससे रुक जा रहा था। इन्हीं सब बातों का विरोध करने के लिए ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। और सत्य शोधक समाज जो मूवमेंट था, हमें बहुत बाद में पता चला कि स्वामी दयानंद ने जो आर्य समाज की स्थापना की, वो सत्य शोधक समाज की तरफ लोग बढ़ रहे थे, पाखंड छोड़ रहे थे, देवी देवता को समझ रहे थे कि इन्हें बेवकूफ बनाने के लिए सारे सेंटर बनाए हुए। तो इन्होंने फिर क्या किया? बड़ी चालाकी से आर्य समाज की स्थापना की। और ये बड़ी सच्चाई है कि आर्य समाज केवल इसलिए बनाया गया कि सत्य शोधक समाज की तरफ लोग न जाए। वहां मानव मानव में बराबरी का स्थान था, वहां स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं था। और ये सब कैसे हुआ? ये ज्योतिबा फुले अंग्रेजों के जमाने में थे और ये पढ़ना चाहते थे। तो ये माली समाज से थे। माली, अपने यहाँ माली कहते हैं, उनको फुले कहते हैं वहां महाराष्ट्र। तो इनके पिताजी भी बड़े आदमी थे, जो काफी बड़े काश्तकार थे। तो जब इन्होंने पढ़ने की बात की तो इन्होंने कहा कि भाई पढ़ने की क्या जरूरत है? ब्राह्मणों ने बड़ी आपत्ति की। यहाँ ब्राह्मण शब्द इसलिए अंकित जी कह दे रहा हूं कि उन्होंने आपत्ति की थी। यहाँ का कोई ब्राह्मण अगर बैठा है तो उसको अदरवाइज नहीं लिया, तो आपत्ति की। तो फिर उन्होंने क्या किया कि फुले को घर से निकाल दिया। फिर जैसा कि आप कहानी में पढ़े होंगे कि किसी अंग्रेज के संपर्क में आए और उसने उन्हें पढ़ाया लिखाया और अपने यहाँ फिर इन्हें वो जोड़ा। तो ये जो अंग्रेजी संस्कृति थी उससे ये पढ़ गए। पढ़ने के बाद फिर इन्होंने बहुत व्यापक रूप से सत्य शोधक समाज के माध्यम से समाज में जो कुरीतियां थी उनके खिलाफ लड़ना शुरू किया। और एक और बहुत अच्छी रीति उन्होंने शुरू की थी, जिसको आजकल एक संस्था है अर्जक संघ, पिछले दिनों रामस्वरूप वर्मा हुए और शोषित समाज के काफी लोग थे, यहाँ रामाचार्य नेताजी हैं, ये सब डॉक्टर मनराज शास्त्री, ये सब जुड़े हुए थे। तो अर्जक पद्धति से विवाह कराना शुरू किया। तो जो विवाह पद्धति थी उसे ज्योतिबा फुले ने शुरू किया था, बिना ब्राह्मण के, बिना लगन के। उनका मानना यह था कि ये लगन की कोई जरूरत नहीं होती, अगर बच्चे इस लायक हो गए हैं तो शादी ब्याह अब उस उम्र में उनका कर देना चाहिए। तो कोई लगन की बात नहीं है। उन्हें कोई भी आपस में भी मिल करके एक शपथ लेकर के शादी विवाह, आप लोग ऐसा मत कर लेना, नहीं तो घर वाले बहुत ठीक है। तो ये जो उनकी मान्यता थी कि ऐसे में किसी ब्राह्मण की इतना मंत्र पढ़ाता है उसका अर्थ खुद ही नहीं जानता। कई बार तो पूछिए क्या कह रहा है, तो कई बार यही बता देता है कि लड़की दूसरे के घर जाते ही मर जाए। और भी बहुत सारी चीजें कर सकता है, क्योंकि बड़े कुसंस्कार उन्होंने पाले थे कि पहले वो शादी होगी किसी ऐसी जातियों की तो वो एक हफ्ते कहाँ रहेंगे, कैसे रहे, नाना प्रकार की ऐसे कुरीतियों वाले देश में रहते हैं कि अगर उसको हम पढ़ें तो पूरी दुनिया में हमें जंगली भी कहा जाएगा, जाहिल कहा जाएगा। ये जाहिलों का, और ये जाहिल बनाने वाले लोग कौन है? कोई गरीब आदमी किसी को जाहिल बनाता है? जो सत्ता में होते हैं, जिनके पास धन होता है, जो सामंती व्यवस्था के पोषक होते हैं, वो लोगों को देख नहीं पाते। मैं साथियों और बच्चों आपको ये बताऊं कि मैं एक कॉलेज में प्राध्यापक था, और ऐसा कॉलेज था जो गांधी जी के जमाने में बना था। बहुत बड़ा कॉलेज है गाजियाबाद शहर। उसमें हमारा विषय चित्रकला, और चित्रकला में होता क्या था कि सारे बच्चे आते थे, एडमिशन लेते थे और चले जाते थे, दूसरे काम करते थे, फिर आते थे इम्तहान देते थे। और सब जो गुरुजी लोग थे मस्त रहते थे, अपना पान खाते थे, दिन भर गुटखा ठक ठक करते थे और
काम चलता रहता है। मैं गया तो बड़ा उल्टा लगा, मैं तो पढ़ लिख के गया था, पता नहीं वो भी ऐसे पढ़े होंगे। मैंने विरोध करना शुरू किया कि बच्चे क्यों नहीं आएंगे क्लास, जो नहीं आए उनका नाम काटने के लिए भेज दिया। ये बड़ा विरोध हुआ, बहुत तरह के उन्हीं टीचरों के बड़े अत्याचार, वो नाना प्रकार का काम टीचर करता है। मैं एक बार इससे पहले भी आया था, कुछ कहा गया था प्राइमरी मास्टर पढ़ाता नहीं, तो बड़े टीचर नाराज हुए। दिनेश जी बहुत दिन तक कहते रहे कि आप टीचरों, मैं अब कह रहा हूँ आज प्राइमरी शिक्षक अगर पढ़ाते होते तो हमारा समाज अपढ़ न होता, क्योंकि शिक्षा की जड़ वही होती है। और आप में से अगर शिक्षक हो जाए जो लोग, तो पहला काम करिएगा कि पढ़ाइएगा। तो ये जो काम सावित्री बाई फुले से जब हम देखते हैं कि वो अध्यापिका तो किसी ने बनाया नहीं है, लेकिन लोगों ने विरोध किया और उन्होंने महिलाओं को पढ़ा दिया। और ये आंदोलन आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि गांव गांव में और हर जिला मुख्यालय पर बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हैं। अभी मैं किसी एक पुराने मिनिस्टर से मिला महाराष्ट्र के, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पीरियड में ही हर जिला मुख्यालय पर बड़ा पुस्तकालय और गांव गांव में छोटे छोटे पुस्तकालय बनाए। मैं तो अभी वो प्रधान जो आई थी चली गई, और इस प्रधान के गांव में तो ये पुस्तकालय है ही है, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि आज जैसे उन्होंने खड़ंजे का एक काम करा करके इस पुस्तकालय में आने जाने वाले बच्चों के लिए बरसात में और दिनों में बहुत अच्छा एक अवसर उपलब्ध कराया है, तो ऐसे ही जब जितनी भी इनकी योजनाएं आए जिसमें फंड हो, तो कम से कम यहाँ के लिए पुस्तकें, कुर्सियां और अलमारियां, ये सारी व्यवस्थाएं कराएं, जिससे कि ये आपके समय का जो ये पुस्तकालय का विकास होगा वो आपके साथ जुड़ेगा, वो आपका इतिहास बनेगा। और अंकित भी शायद इस संस्था में है, वहां भी कुछ रुपया पैसा होता होगा, धन दौलत होता होगा, वो अकेले दिनेश पर न छोड़े, वो भी लगाएं, जिम्मेदारी से लग करके ये काम करें, और ज्यादा से ज्यादा लड़कियां आए इसमें अपना अध्यापन का काम वो करें। तो ये जो बातें हैं वो आप लोग भी, एक तो अपने घर में सावित्री बाई फुले की, मैं अच्छा इन्होंने देर से बताया, मैं आ गया था, नहीं तो मैं इतनी तस्वीरें सावित्री बाई फुले की बनवा के लाता कि आप सबको अपने घर में सावित्री बाई फुले की जरूर एक तस्वीर लगाए। संकल्प लें सब लोग हमारे साथ हाथ उठा के, सभी इधर आप लोग भी लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। एक एक आप सावित्री बाई फुले की तस्वीर बना के जरूर, और जब आप बच्चियों को पहले लगाने की जरूरत है, अपनी माँ को बताने की जरूरत है। नहीं, बच्चे भी बताएंगे तो इसकी मम्मी को अच्छा लगेगा। सही है। मैं एक बार एक गांव में गया 2-3 साल पहले, तो पता चला कि मौर्य लोगों का गांव था, और उसमें सावित्री बाई फुले को इसलिए कि वो भी मौर्य थे और माली वाली सब एक ही जात के होते हैं, तो वो लोग मना रहे थे, लेकिन उस गांव में आदमी तो सब थे, सब लोग बोल चुके, बोलते जा रहे थे, भाषण देते जा रहे थे। मैं जब मंच पे खड़ा हुआ तो मैंने कहा कि भाई सावित्री बाई फुले की जयंती है, क्या इस गांव की सारी औरतें मर गई हैं? तो हमने कहा मैं यहीं खड़ा रहूंगा, तब तक नहीं बोलूंगा जब तक आप लोग जाके अपने अपने घर से एक एक औरत लेकर नहीं आए। गए लोग, और उतने में सब गए, और वो सब अपने अपने घर की एक एक दो दो औरतों को लेके आए। हमने कहा इनके सामने सावित्री बाई फुले की जयंती मनाने की जरूरत है ना, आप बना के क्या करिएगा, इन्हें तो जानना चाहिए कि सावित्री बाई फुले कौन थी। तो आज अपनी मम्मियों को भी आपको लेकर आना चाहिए था, इनको तो लाना ही चाहिए था। अब ये सब तो क्या कहें इनको, कि तो जब हम लोग आए थे तभी देखे खड़े थे, और अभी भी कई लोगों को मौका मिले तो अपनी बात शुरू कर दे, मारपीट शुरू कर दे। सावित्री बाई फुले के उस काम को नहीं जानेंगे कि जब आपके घर की महिला पढ़ी लिखी होगी तो कई पीढ़ियों तक, कई जो विकास की जो सीढ़ी है वो आपके घर में लग जाएगी। लोग आमतौर पर लड़कियों के लिए दूल्हा ढूंढते हैं। दिनेश जी जानते हैं, मैंने अपने लड़कों के लिए दुल्हन ढूंढी, और पढ़ी लिखी दुल्हन ढूंढी। तो जहां हमको जो पढ़ी लिखी दुल्हन मिली, तो हमने वहां बिना किसी दहेज के, बिना किसी लगन के, बिना किसी पंडित के ब्याह किया, अजब पद्धति से। और शपथ पत्र होता है, उसमें दोनों वर वधू पढ़ते हैं, शपथ लेते हैं, 2 लड़की के पक्ष से और 2 लड़के के पक्ष से उस पर हस्ताक्षर करते हैं।
बच्चों की तस्वीर लग जाती है, एक सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है, उसको मिल जाता है। अगर आपको विदेश जाना है तो चले जाइए तहसील में दे दीजिए, और वहाँ जो है वो रजिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट शादी का मिल जाता है। वो हमने कराया दोनों का, क्योंकि बाहर जाना था। तो ये जो सिस्टम है जब आप खत्म कर देंगे तब सावित्रीबाई फुले की जो योजना है वो पूरी होगी। केवल आप पढ़ जाएंगी, अफसर हो जाएंगी, फिर मंदिर बनवाएंगी, फिर घंटा बजाएंगी, तो थोड़े सावित्रीबाई फुले का काम आपने तो उनकी दुकान और बड़ी कर दी जो आपको सदियों से गुलाम बनाए। आप बताइए कि कोई एक ऐसा काम जिसको आप बताएं कि आपके देश में वो इजाद हो, आप में से सभी लोगों से आप बताएं अगर जानते हो कि कोई ऐसा काम, जैसे टेलीफोन कहां से आया, रेल का इंजन कहां बना, मोबाइल कहां बना। आप एक आध चीज बताइए कि आपके यहाँ क्या बना। बैल की घंटी, काय की घंटी, बैल की घंटी, बैल की घंटी भी आपने नहीं बनाया ना। आप एक किताब है हिंदुत्व मुक्त भारत, आप जो है कांचा इलैया, प्रोफेसर कांचा इलैया की किताब है, उसे जरूर पढ़िए अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी संस्कृति के बारे में कुछ पता हो। देखिए आपने यहां पर केवल पाखंड बनाया। किसी भी नीम के पेड़ के नीचे, अभी एक लड़की ने कहा था कि तेल में पत्थर भिगो करके उसको सिंदूर में रंग करके रख दिया जाता है, तो वही काम आप कर सकते हैं। तो ये आपको हमेशा ठगता रहता है, आपको आपके ज्ञान को खत्म कर देता है। अब सभी भयभीत रहते हैं किससे? भगवान से। भगवान ऐसी कौन सी चीज है जो डराता है? अभी आप हमसे कह रहे थे कि हमने टोक दिया, हम कोई डराने थोड़े आए हैं भाई। आप भगवान से अनायास डरते रहते हैं। भगवान कुछ नहीं है। भगवान का जो शाब्दिक, जो उसके चारों पांचों अक्षर हैं, उनका कभी आपने अर्थ समझने की कोशिश की? क्या है? भूमि, गगन, वायु, आकाश और नील। हाँ देखिए, ये इतने ज्ञानी है, उसके बाद भी तिलक लगाए। तो यही संकट है, जान जान के कहते हैं ना कि जान जान के कुआं में कूद रहे। तो ये देखिए कि ये जो प्रकृति के सारे उपादान हैं, यही हमारा जीवन है। अगर आपसे आपकी अभी नाक बंद कर दी जाए, मुंह बंद कर दिया जाए, सांस बंद, काम खत्म। प्यास लगी है, पानी न दिया जाए, काम खत्म। भूख लगी है, भोजन न दिया जाए, काम खत्म। तो आप चाहे मंदिर में बैठे रहिए, चाहे मस्जिद में बैठे रहिए, और चाहे गिरजा घर पे चढ़े रहिए, अगर ये नहीं मिला तो काम खत्म। तो इसलिए जो जीवन है वो आपके वायु, जल, अग्नि और पानी में है। जल तो हो ही गया, पानी भी या आसमान, प्रकृति जो भी है, यही सबसे उन्नत चीज है। अभी जब आप पेड़ लगा रहे थे तो आप जीवन देने के लिए उपाय कर रहे हैं। अगर आप वही पत्थर की मूर्ति लगाते तो क्या होता? पाखंड को बढ़ावा देते। तो सावित्रीबाई फुले की जयंती मना करके हम पूर्वांचल में एक ऐसी संस्था है, मैं समझता हूं कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बहुत सारे लड़कियों के भी कॉलेज होंगे, लेकिन उन जगहों पर आप न्यूज देखिएगा, कोई खबर नहीं आएगी कि सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई है। आप क्यों सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रहे हैं? क्योंकि इसके जो संस्थापक हैं, इनके जो सलाहकार हैं, वो सब सावित्रीबाई फुले के मतलब को समझते हैं, ज्योतिबा फुले के मतलब को समझते हैं। उनके अंदर एक पीड़ा है। वो स्वयं जो कठिनाई उठाए, जो इन्होंने वो सुविधाएं नहीं पाई, इन्हें लगा कि हम अपने श्रम से अपने गांव के बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को वो सुविधा दे सके। बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत ज्यादा की जाती हैं, लेकिन बात का कोई मतलब नहीं होता अगर उस पर आदमी चले ना। कभी आप गाजियाबाद शहर में आइएगा तो हमने वहाँ
जो चूंकि मैं कला का प्राध्यापक होकर गया था, वहाँ के प्रशासन के साथ मैंने मिल करके कला को मैंने बहुत बढ़ावा दिया। वहाँ के चौराहों पे बड़ी बड़ी 14-14 फीट 15-15 फीट की पत्थर की मूर्तियाँ और देश के बहुत नामी गिरामी मूर्तिकारों से बनवा करके, वो भगवान की नहीं, आर्ट की मूर्तियाँ आप अगर बनाना जानते हैं, आप चित्र बनाना जानते हैं, तो आपके वो ज्ञान का स्रोत है। आप अच्छी कविता लिख सकते हैं, आप अच्छी कहानी लिख सकते हैं। पढ़ाई का मतलब ये है आपके अंदर अच्छी बात, जिससे चार लोगों का और मन जो है प्रसन्न हो, उन्हें खुशी मिले। उनकी जैसे ये लड़की बहुत अच्छा संचालन कर रही है, लेकिन चूंकि संचालन के लिए इसने जो देखा है, जाना है कि किसी कार्यक्रम में जो बात कह दी जाती है उसको फिर ये दोहराती है और फिर अपनी बात रखती है। अच्छा, ये इसका दोष नहीं है कि जो इस पर आ जाता है संचालन करने के लिए ना, वो उस जगह का दोष है। जैसे जब तक विधायक नहीं होता तब तक वो कोई गड़बड़ नहीं करता है, जब वो विधायक हो जाता है तब गड़बड़। इसमें किसी भी लड़की को अगर आप ढूंढ के ला देंगे तो भी वही काम करेगी जो ये है, क्योंकि ये दोष यहाँ का है। तो हमें इस दोष को कम करना है। जैसे मैं कहीं संचालन करता हूं, मैं कुछ नहीं, अगले ने क्या कहा, पिछले ने क्या कहा, नाम लेता हूं, आइए आप अपनी बात रखिए, बात खत्म, बात आगे बढ़ेगी, समय बचेगा। अच्छा, जो श्रोता होता है ना, वो थोड़ा भी समझदार होगा तो उसे गुस्सा आता है कि तू तो इतना बोले जा रही है और हमको 1 मिनट 2 मिनट दे रही है। भाई तू तो जितना एक लड़की बोल के जाती थी उतना ये फिर बोलती थी। अब उसका आप रिपीट करो कि वो 2-2 जोड़ती जाती थी अपने वाले में। जैसे वो प्रसाद कराने जाते हैं आप, तो उसका अच्छा अपने रख लेते, राखी मिला के आप पहले जब आप प्रसाद ले जाओगे तो मिठाई अलग से रख लेंगे, तो जो बचा है उसमें राख मिलाएंगे, दे देंगे, जिससे थोड़ा थोड़ा चख ले या माथा पे चढ़ा। तो ये उसकी अपनी एक विधा है, अपनी एक चालाकी, एक सच्चाई है। हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं, एक दूसरे को जाने। आज बच्चों में से भी कुछ लोगों को बोलने का मौका देना चाहिए था, अब इसके बाद मिलेगा मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं बंटवारा हो जाए कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है तो केवल लड़कियां बोलेंगी, लड़कों को नहीं बोलने देना चाहिए। ये भी उसी तरह का अत्याचार है जिससे पहले लड़कों ने किया। दोस्त किसी का हो, है ना, दोस्त किसी का हो, कत्ल तो लड़कों का हो रहा है। तो ये समता समानता का जो बनाया जाए, तो उसको जैसे मट्ठा बनाया जाता है, उसको मध करके उससे मक्खन निकाल लिया जाता है, जो कुछ बचता है वो फायदे का होता है, मक्खन अलग फायदे का होता है, मट्ठा अलग फायदे का होता है। तो ये सारे जो नीर चीर करने की क्षमता है, यही आपको ज्ञान है। जिस अज्ञान, जो आपका दुश्मन है वो अज्ञान है, जो मित्र है वो है ज्ञान। ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत संसाधन की जरूरत है, बहुत पढ़ना पड़ता है। अज्ञान क्या है? कुछ भी करते जाइए सब अज्ञान है। हाथ काट लीजिए वो अज्ञान है, पैर काट लीजिए, रेल के नीचे खड़े हो जाइए वो अज्ञान है, रेल की पटरी के नीचे आप आ जाइए, ज्ञान है क्या? खड़े हो जाइए, ज्ञान है। बहुत सारे लोग आए थे, सुनाई देता है नंबर कम मिला, फलाना हुआ, नौकरी नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, फिर प्रयास करो। तो ये जो सारे जीवन के संघर्ष हैं, आप पढ़िए, बहुत अच्छी आपको सुविधा है, बहुत अच्छा आपको अवसर है, बहुत अच्छा आपको मौका मिला है कि आप ये सब चीजों को यहां से बैठ के प्राप्त कर सकते हो। दिनेश जी ने इसको पहले डिजिटल पुस्तकालय की बात की थी। अब मैं नहीं समझता कि ये कितना डिजिटल हो पाया है। मैं देख रहा था कि अभी मेरे फोन में भी नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा था। तो डिजिटल करने के लिए तो पहले नेटवर्क की जरूरत होती है। मैं कुछ घोषणा तो नहीं करना चाहता या नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे मन में कुछ अच्छे भाव हैं, वो अलग से आपको बताएंगे कि आपका पुस्तकालय अभी ये एक अगली योजना लेके आ रहे हैं, जिसमें बालिकाओं के लिए एक अलग कक्ष बनाने की, पता नहीं उन्होंने आपको बताया है कि नहीं बताया है, तो उस पर काम कर रहे हैं।
और मैंने भी कुछ राय दिया है कि अच्छा करिए, उसको बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, अभी धीरे धीरे करिए और सुंदर बनाइए। और ये बहुत बड़ा काम है। आप ये समझ लो कि जो सरकारी पुस्तकालय हैं, जो दिल्ली वगैरह में तो बहुत सारे पुस्तकालय हैं, अभी वर्तमान गवर्नमेंट तो बहुत सारी चीजें बंद कर दी जा रही है। ये मनुष्यता की दुश्मन सरकार है। मुझे ये कहने में कोई तकलीफ नहीं है कि जो मनुष्यता जो शिक्षा से बढ़ती है, और शिक्षा पर इसमें बहुत सारे, आपने सुना होगा कि कोई सरकार के जमाने में स्कूल बंद कर दिए गए, हजारों की संख्या में स्कूल बंद कर दिए। अभी एक मैं भी सुन रहा था कि जिन स्कूलों में इतने बच्चों से कम बच्चे हैं, स्कूल बंद 50। हाँ है, ऐसा सुना है, जो आप लोग ऐसा कुछ हुआ है। अभी विचार हो रहा है। पहले की सरकारों ने होता तक कितना शिक्षा का स्कूल, और एक दो दूर गांव में है तो दूसरे गांव में भी खोल देते थे। हमारे गांव के बगल में मसीदा में स्कूल था प्राइमरी, तो बाद की सरकारों ने हमारे गांव में भी स्कूल प्राइमरी खोल दिया। बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए? आदमी बढ़ रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं। तो स्कूलों में आप अच्छी व्यवस्था दे दो, अच्छे सिस्टम दे दो। खैर ये हमारे समाज की बात है। हम लोगों ने इस पे 3-4 विषय दिए थे, दिनेश जी अगर आपको याद हो तो बताइए। एक तो सावित्रीबाई फुले का सामाजिक दर्शन जो था, सामाजिक योगदान। समाज में उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया था कि केवल किसी जाति धर्म की लड़की को वो शिक्षा देगी। अभी किसी बच्चे ने कहा था कि दलितों को, शूद्र को, इस तरह की कोई बात नहीं थी। जितनी भी बच्चियां नहीं पढ़ पाती थी, सबको वो पढ़ाने का, ऐसा नहीं था समाज में कि किसी जाति की बच्ची पढ़ रही है, वो राजा महाराजा जमींदार होंगे, उनके बच्चे पढ़ लिए होंगे यूनिवर्सिटी वगैरह जाकर के, अलग बात है। लेकिन उन्होंने समाज की जितनी लड़कियां थी, जो भी नहीं पढ़ रही थी, सबको अपने स्कूल में ला करके शिक्षा दी। और इनके साथ एक जो हम लोग किसी ने भी नाम नहीं लिया, फातिमा शेख थी। उन्होंने इनके शिक्षा के अभियान में बहुत योगदान दिया था। तो फातिमा शेख को भी हमें, हालांकि उनका अभी 10 दिन बाद, 5-6 दिन बाद जन्मदिन है, शायद 10 को है, 10 जनवरी को है, तो उन पर भी हमें बात करनी चाहिए। इतना बड़ा कार्यक्रम न करें तो फातिमा शेख का भी जन्मदिन मनाना चाहिए। भले ही 1 घंटे का मनाएं, जो भी ये प्रमोद जी हैं, या कोई फातिमा शेख का चित्र भी लगाना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं, हमें जानना चाहिए कि हमारे लिए किसका कितना योगदान है। और इसके अलावा जो दूसरा इनका शैक्षणिक योगदान पर तो आप सबने बात ही की, सामाजिक, शैक्षिक और साहित्यिक। हाँ, अब साहित्य के क्षेत्र में साहित्य क्या होता है, और विद्वान लोग हैं हमारे अध्यापक गण आपके बताएंगे। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुक्ष विषाण हीन, ऐसा माना जाता है। तो अब अगर आप में कोई इन तीनों में से नहीं है, आपको अच्छा गाना गाना नहीं आता, आपको अच्छा कहानी लिखना नहीं आता, अच्छी कविता नहीं लिखना आता, अच्छा चित्र बनाना नहीं आता, अच्छा गाना नहीं आता, अच्छा नाचना नहीं आता, तो आप क्या हैं? तो इसलिए आपको जब भी मौका मिले तो आप जो उछलते कूदते हो, खेलिए कूदिए, वो अलग चीज है। कभी कभी बैठ करके गाना भी गाइए सामूहिक रूप से, कभी उस पर भी बात करें। कभी छोटी छोटी जो भी लोग आप लोग यहाँ हो, एक परिवार बनाइए कि उसमें आप कंपटीशन भी करिए, कि कभी कभी कविता पर करिए, लेकिन उसमें जो जज रखिए वो बेईमान मत रखिए। अपना लाए और अपने वाले से कह दिया कि हमारी कविता अच्छी है, उसका भाषण अच्छा हो गया। अब ये कहाँ से लाओगे? तो सब अज्ञान ही भर जाएगा, तो किसका कौन कहेगा कि सब मार कर लेंगे कि हमारा अच्छा था तुमने हमको नहीं दिया, तुम्हारा अच्छा था हमारा नहीं दिया। तो ये भी आपको एक अच्छे लोगों को छाटिए, मास्टर साहब इनसे बुला लीजिए कि भाई एक घंटा सुन लीजिए। ये धीरे धीरे आप में एक ऐसी चेतना भर जाएगी कि आप बहुत अच्छा करने लगेंगे। आपका वैसे जो रिपोर्ट है, जो दिनेश जी बताते रहते हैं कि काफी बच्चे आपके यहाँ से कंपटीशन वगैरह क्वालिफाई कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। इसके अलावा जो आपके लेवल पर हो सकता है, गांव के लेवल पर हो सकता है, मैं सोचता हूं कि कभी एक वर्कशॉप रखूंगा 1 हफ्ते का, अगर ये लोग इजाजत देंगे तो मैं आपको चित्र बनाना, मूर्ति बनाना, कविता लिखना, ये सब सिखाने का प्रयास करूंगा। अगर कभी कहें, जैसे मैं इस बार था
अगर वो 2-3 दिन कहते तो मैं आके 1-2 घंटे आपको ये सब चीजें ट्रेन कर सकता था। आपने तो स्कूल में पढ़ा ही होगा, लेकिन स्कूल में क्या पढ़ा है वो आपको पता चलेगा जब हम आपके साथ उस पर बात करेंगे और एक वर्कशॉप करेंगे। तो वर्कशॉप जो होता है उसमें सीखने का मौका मिलता है, हम एक दूसरे को करते हैं, कोई बनाते नहीं, कंपटीशन नहीं होता वर्कशॉप में, कंपटीशन नहीं होता, प्रतियोगिता नहीं होती, कार्य करते हैं सब। अभी पता चलता है कि जो बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं उनकी पहचान ही नहीं हो रही। तो ये जो सारी चीजें हैं वो सब आपके अध्ययन के साथ साथ आपकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं वो भी होनी चाहिए। आपको कहीं अच्छा फूल मिले तो आप ले आइए और कहिए कि विद्यालय के किस कोने में मैं लगा दूं। देखिए इसमें कुछ प्लास्टिक के फूल रखे हैं, अगर यहाँ असली फूल खिले होते और वहीं से तोड़ के रखे जाते तो कितना सुंदर होता। क्योंकि ये जो हमारे सामने बैठे हैं सब फूल हैं, ऐसा नहीं कि इसमें गुलाब के फूल हैं और गुड़हल के फूल हैं, या कोई ऐसा भी फूल होता है जिससे लोग नफरत करते हैं, होता है कोई फूल। अब आपको फूलों के बारे में नहीं पता है। मदार के फूल के भी कुछ गुण होंगे भाई, मतलब है ना। तो फूल होता है भाई, फूल में कोई बुराई नहीं होती। तो ये जो साहित्य है, अभी जैसे मैंने उनकी कविता से शुरू किया था, सावित्रीबाई फुले की वो अज्ञानता पर उन्होंने कविता लिखी, तो इनकी कविता की पूरी एक किताब है। बेसिकली ये लोग मराठी में लिखते थे और हिंदी में उसका अनुवाद हुआ। ये मराठी भाषी लोग थे तो मराठी में ही ज्यादा लिटरेचर है। और कोई आपके घर का अगर बंबई रहता हो तो उससे कहिए कि बंबई का जो गवर्नमेंट प्रेस है वहां पर बाबा साहब का लिटरेचर तो ही है, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का भी लिटरेचर बहुत सस्ता है। और शायद अब हिंदी में भी अनुदित कुछ चीजें आ गई हैं, वो वहां से जरूर लाए यहाँ, अगर यहाँ की किताब घर पे ना मिलता हो तो। ये आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उस दौर में लोग किस तरह से सोच रहे थे, समाज के लिए किस तरह से सोच रहे थे। आज आपके समाज में जो छोटी छोटी बातें की जा रही हैं वो आपको आगे ले जाने के लिए नहीं बल्कि मध्यकाल में ले जाने के लिए की जा रही है, जहां से आप निकल आए। हम लोग पढ़ते रहते हैं कितनी योजनाएं सरकार की हैं जिसमें किस तरह की चीजें, जैसे मुझे याद है कि मेरे बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे, अमेठी में थे। तो मेरा बेटा एक दिन वहां चुनाव हो रहा था शिशु भारती का, तो उसमें नाम दे दिया जाता है और लोग बच्चे बोलते हैं, तो जो जिसका जैसा वक्तव्य होता है वो उस पे उसका चयन हो जाता है कि उसमें शायद अध्यक्ष और सचिव कुछ इस तरह का होता है शिशु भारती में। अब वो नाम नहीं दिया था, लेकिन सोचा कि जो है बोल रहे थे बच्चे, तो वो चीजें नहीं बोल पाए थे जो वास्तव में बोलना था, आजादी में स्वतंत्रता दिवस। तो उसने हाथ उठाया होगा, एक उसके अच्छे गुरु थे, उन्होंने तुरंत बुला लिया उसको और बोला तो पता चला वो मंत्री हो गया, छोटा सा बच्चा, मतलब चौथी में पढ़ने वाला बच्चा कितना। और मैं उसी साल चुनाव लड़ करके हार गया था। तो जब घर आया शाम को तो अपने कुछ दोस्तों को लेके आया और कहा कि मैं सचिव हो गया हूँ शिशु भारती का। तो मिठाई खिलाई बच्चों को, हम लाए हैं साथ। हमने कहा अच्छा चलो भाई मिठाई खिलाए हुए। तो बाद मुझसे पूछे कि ये शौक तुम्हें कहाँ से आ गया। तो कहा कि ये सब लोग बोल रहे थे और रट रट के वो किताब पन्ना ला करके बोल रहे थे, कुछ जो सही बातें थी उसको बोल ही नहीं रहे थे। तुमने हाथ उठाया तो मुझे मौका मिल गया। उन्होंने कहा बोला क्या तुमने? कहा मैं जाकर वहां बोला ये कि जिन लोगों के बारे में, अभी आजादी के बारे में जिन लोगों का नाम लिया गया है, केवल उन्हीं की वजह से आजादी नहीं मिली। यदि उनकी वजह से आजादी मिली हुई होती तो जो हजारों लोग उनके साथ मर गए जिनका नाम भी इतिहास में नहीं है, वो फिर उनको कौन याद करेगा। तो जिस तरह से एक नेता मंच पे होता है, अगर मैं यहाँ बोल रहा हूं और आप सब चले जाए तो मेरी क्या दशा होगी। मैं तो बकता रहूंगा लेकिन श्रोता नहीं रहेगा कोई। तो कहा इसीलिए जो लोग शहीद हुए, हजारों लोग, मैं उनको नमन करता हूं, जिनका आज कहीं नाम नहीं। तो वो उसकी बात को अप्रिशिएट किया और जो है
वो फ्री हो गया, अभी वो साइंटिस्ट है, एक कैंसर का साइंटिस्ट है। तो देखो, आप जब बचपन से अच्छी चीजें सोचते हो, सोचने का जो ज्ञान विज्ञान आधार होता है, कई बच्चों ने बहुत अच्छी बातें कही, कई लड़कियों ने बड़ा जो 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 जताया, आक्रोश जताया कि कैसे महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, कविता लिखी उस पर, अच्छी बात है, लिखना चाहिए और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए और बात उठानी चाहिए अपनी, और बुराइयों के खिलाफ उठानी चाहिए। शादी है, विवाह है, तमाम तरह के जो धार्मिक पाखंड हैं और तमाम इस तरह की चीजों को लोगों को छोटी छोटी घोषणी करनी चाहिए। लेकिन जानते हो, तुम्हारा समाज मूर्ख है। एक जज है देश में, वो कहते हैं 95% लोग मूर्ख हैं। देश के जो 95% लोग ही मूर्ख हैं। वो क्या नाम है उनका भैया, सतीश बाबू काटजू है ना? हाँ, तो वो जो है ऐसा कहते हैं। तो हम लोग अपने आप में ये केवल हमको तो लग रहा है कि हम बुद्धिमान नहीं हैं, हम तो केवल आपसे बात कर रहे हैं और आप इन्होंने हमको बात करने का आपसे मौका दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे घर के लोग हमारी बात नहीं मानते, वो हर उल्टा काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए। मैं तिरामी का बहिष्कार करता हूँ तो लोग तिरामी जरूर करते हैं। अब तमाम रिश्तेदारियों में मैं मृतक भोज मरने भी कोई क्या खाता है? सबसे पहला काम आप संकल्प एक और ले लो कि जब कहीं कोई मरेगा तो उसके घर खाना नहीं खाओगे, कोशिश करोगे कि खिलाओगे। और जिस दिन तुम संकल्प ले लोगी तो समझ लो आधा संकट खत्म। यही सब सावित्रीबाई फुले ने ऐसे ही किया होगा, संकल्प लिया होगा, तब उन्होंने बड़ा काम किया। आज उनको हम याद कर रहे हैं, कितने 100 साल बाद, मतलब सैकड़ों साल बाद याद कर रहे हैं। तो कितनी औरतें तब हुई होंगी, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे घरों में कितनी औरतें हुई होंगी, कोई एक दो थोड़े हुआ होगा। औरतों का अकाल थोड़े था, अकेले सावित्रीबाई फुले थोड़े हुई, लेकिन उन्होंने काम किया, उसको आज हम याद कर रहे हैं। आप भी ऐसे ही जब कोई अद्भुत काम करोगे तो आपको याद किया जाए। और जरूरी नहीं है कि हम इसके लिए उनको किसी ने तैयार नहीं किया, उन्हें ऐसा मौका मिला कि वो ऐसा काम कर गई, याद कर रहे हैं। तो जो काम उन्होंने किया उससे हमें सीख तो लेनी चाहिए, उसको अपने जीवन में अपनाना भी चाहिए। अपने जीवन में भाषण को दे रहे हैं, कई बच्चे पन्ने पे लिख के लाए थे, बड़ी तेजी से बोल रहे थे, कोई रख के आए थे और फास्ट बोल रहे थे, ये सब गड़बड़ है। समझो फिर जो झूठिया बोलते हैं ना, वो भी लिखा हुआ झूठ बोलते हैं। एक जगह गए थे, किस मशीन से देख के बोलते हैं, मशीनियां काम नहीं की। और तुम्हारी दूसरी लाइन अगर अटक गई इसलिए कहा गया है कि पहले समझो फिर बोलो, सुनो गुनो फिर बोलो। तो ये जो संस्था है, ये जो हमारा ये निःशुल्क पुस्तकालय है, तो ये निश्चित रूप से बहुत पूरे पवस्त में, पूरे मतलब जिले में भी, सब भी कह रहे थे कि ऐसा जिले में और कहीं नहीं है। तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, ये भी बड़ा काम कर रहे हैं। अगर मान लो आप पढ़ने ही नहीं आते, ये खोलते, बहुत लोग अपनी दुकान खोले, बड़ा बड़ा घर बनाए हैं, बहुत आलीशान पत्थर लगाए हैं, तो बेचारे कैसे ये जो टाइल्स ये वो कितना मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए। मैं तो समझता हूँ अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत नहीं करती है जितना तुम्हारे लिए करती है। तो तुम्हारे यहाँ तो वो अनुशासन होना चाहिए, वो सद्भाव होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि तुम किसी एक विद्यापीठ के विद्यार्थी। जब इंटरव्यू में जाओ तो ऐसा लगे, अगले को देखने से लगे कि ये तो बहुत सुसंस्कृत बच्चा है, सुसभ्य बच्चा है। और ये सब कैसे आएगा? जब एक बार अपने संस्थापक की तरफ सोचोगे कि उन्होंने क्या उसको पागलपन सवार है कि ऐसा बना दिया, लोग अपना घर बनाते हैं। मैं तो एक बहुत बढ़िया सेंटर बनाया हूँ, क्योंकि चाहता था कि लड़कियों के लिए वहाँ एक इंफॉर्मेशन का केंद्र बनाऊं, लेकिन वो जो प्लानिंग कर रहे तो हमारे जो गाइड थे वही नहीं रहे, कोरोना में वो भी चले गए। तो बड़े उदास हुए और फिर बड़ा काम
तो अभी ये जिनको दिखाया मैंने, तो मैं चाहता हूं कि देखो बहुत लोग आगे आएंगे। अगर आप काम करना चाहोगे तो आपको काम की कमी नहीं होगी। आप पढ़ना चाहोगे आपको किताबों की कमी नहीं, आप लिखना चाहोगे आपको कागज की कमी नहीं, आप सुनाना चाहोगे श्रोताओं की कमी नहीं। तो मैंने आज सुबह सुबह 2 कविताएं लिखी हैं। अगर हमारे फेसबुक पे आप जल्दी से नहीं गए होंगे तो मैं दोनों सुना के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, इजाजत चाहता हूँ अध्यक्ष महोदया से। तो अभी एक लड़की शिकायत भी कुछ कर रही थी प्रधान जी। अब वो शिकायत कर रही थी कि क्या कर रही थी समझ नहीं आया। तो वो उस दौर की है बेटा जब तुम्हारे जैसी लाइब्रेरी नहीं थी गांव में, जिस गांव से आई है। अगर लाइब्रेरी रही होती तो तुमसे ज्यादा पढ़ गई। आज जो गांव के प्रधान हैं, ये बहुत तुम्हारे लिए प्रसन्नता की बात है। तो मैंने जो सवेरे सवेरे चित्र बनाया और उस पर कविता लिखी। मैंने पहले चित्र बनाया फिर कविता लिखी, और चित्र पहले दिखाना चाहता हूं, शायद दिख जाए वहां। मैं चित्र का ही विद्यार्थी हूँ, चित्रकार हूँ। तो इस पर हमने कविता लिखी। देखो चित्र को जो सपोर्ट करती हुई कविता है। देखो उसका अभिमान, देखो उसका अभिमान, देखो उसका अभियान, लूट रहा है कैसे वह जग का सारा संधान, बताकर उल्टा सीधा, बहला फुसला कर सबको, सुना सुना कर झूठा फरमान, सुना सुना कर झूठा फरमान। देखो उसका अभियान, सफल होता जाता है उसके खंजर को नहीं कोई जब हाथ लगाता है। सफल होता जाता है उसके खंजर को नहीं कोई जब हाथ लगाता है। कैसा है शैतान, कैसा है फरमान, सत्य अहिंसा को नफरत से गढ़ता जाता है। सत्य अहिंसा को नफरत से गढ़ता जाता है, भरता जाता है भय का वह भौकाल। देखो उसका अभियान, देखो उसका अभिमान। समझ में आया या ना? भय का उसका विधान, संविधान को बता बताकर हर लेता सबका ज्ञान, बता बताकर धर्म कर्म का वह तुमको आख्यान, बता बताकर धर्म कर्म का वह तुमको आख्यान। गुनाह है कभी उसका ज्ञान, गुनाह माने उस पर कभी विचार किए हो? गुनाह है कभी उसका ज्ञान। चोर उचक्के गुंडे लफंगे खुश हैं, चोर उचक्के गुंडे लफंगे खुश हैं, इनका हो रहा सम्मान, इनका हो रहा सम्मान। अब एक दूसरी कविता है। यह नया दौर है, नया दौर है, नई पीढ़ी का आरोहण है। आरोहण के उठा लिए हथियार जैसे रंगा सियार। नया दौर है, नया ठौर है, नई पीढ़ी का आरोहण है। आरोहण माने अवरोहण माने उतरना। अवरोहण के उठा लिया हथियार जैसे रंगा सियार, बनता है होशियार जनता खो गई सो गई खाकर मुफ्त आहार। जनता खो गई सो गई खाकर मुफ्त आहार। समझ गया है भैया वह तो करना अत्याचार। शिक्षा स्वास्थ्य सब महंगे हो गए, दंगों के सब भेंट चढ़ गए। धर्मों के बीच खिंची तलवार, अभी जातियां आपस में बांट रही हिस्सेदारी। उसने उनका बेच दिया है सारा कारोबार, तब जागेंगे कहां भागेंगे जनता है लाचार। जान गया इनका वह हाल। तो देखिए बात खत्म भी हो सकती है और नहीं भी खत्म हो सकती। बात हमें आज सावित्रीबाई फुले को जब मैं पढ़ रहा था, थोड़ा देख रहा, ताजा कर रहा था उनका खास करके लिटरेचर। तो कई कहानियां हैं जिनको मैंने इसमें नोट किया है। मैं एक तो सुनाना चाह रहा था लेकिन समय बहुत लगेगा, नहीं सुना रहा हूँ। तो फिर मुझे लगा कि मैं भी लिख देता हूँ। मैंने सुबह सुबह लिख दिया बैठे बैठे फोन। तो ये आप भी कर सकते हो। आप रोज एक कविता लिखो। मैं तो एक बार अखबार हाथ से लिख के निकालता था। आप रोज अपनी एक कविता लिखो और एक बोर्ड लगा दीजिए कहीं पर, जो बच्चे लाएं और अपनी कविता वहां चिपका दें और सब बच्चे पढ़ेंगे उसे, आइडिया होगा, नाम होगा।
नए नए प्रयोग करिए। क्रिएटिविटी जो है यही व्यक्ति का असली गुण है। आप कितने क्रिएटिव हो, कितना आप अच्छा काम कर। अब यहाँ पर कितने तरह के भेद, धर्म का भेद, जाति का भेद, वर्ग का भेद, फिर स्त्री पुरुष का भेद, आप एक दूसरे को महत्व देना शुरू कर देंगे, उसके मदद करना शुरू कर देंगे, आपके बीच का सारा अंतर खत्म हो जाएगा। नफरत नहीं होनी चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए, वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए और बक्कारी नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे कितना सुंदर समाज बन जाएगा। आप सब फूल बन जाओगे, जैसे पेड़ों में फूल नहीं आ रहा है ना, आप सब फूल नजर आओगे। लेकिन ये सब बदलाव आपको अपने अंदर लाना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबने, बहुत ही ईमानदारी से और बहुत शांति से, थोड़ा बहुत मतलब हर जगह 1% गड़बड़ हो जाता है, तो आपने सुना और मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम की संचालिका इसको आगे बढ़ाएं। मैं